पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा तय। ओम पर्वत और आदि कैलाश के करेंगे दर्शन। नारायण आश्रम में रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम। जल्द जारी होगी मिनट टू मिनट कार्यक्रम। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेजर जारी। सीएम धामी बोले 2.5 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल बना। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मेगा प्लान। 5 लोकसभा सीटों पर शुरू किए सम्मेलन। कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे चुनावी टिप्स। डेंगू के डंक से उत्तराखंड की जनता बेहाल। बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क। ओपीडी में 60% मरीज बुखार से पीड़ित। डेंगू के बढ़ते मामलों से विभाग में हड़कंप। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील। जनवरी 2013 से मिलेगा मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी। बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने की जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और शुरुआत करेंगे विकासनगर से, जहां चक्राता के लोक निर्माण विभाग के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में लोग अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। दरअसल धरना प्रदर्शन पर बैठे ये लोग चक्राता की 2 खत द्वार और विशालगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। इन खतों में तकरीबन 12 गांव पिछले 32 वर्षों से 16 किलोमीटर मोटरमार्ग के पक्के होने की राह देखते थक चुके हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकाल धरना शुरू करते हुए विभाग और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो धरना स्थल पर हमें बैठना पड़ गया है, 2 खतों का ये मामला है, खत द्वार और बिस्लाड़। और जैसा आपने बताया 10 से 12 गांव इससे कनेक्ट होते हैं। 32 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ की एक सड़क बनी थी। सड़क बनने के बाद बनते जो उसकी स्थिति थी, आज उसकी स्थिति उससे और बदतर है। आप लगाइए 32 वर्ष का समय हो चुका है। लगातार हम जनप्रतिनिधियों से, विभाग से मांग कर रहे हैं। सचिवालय में हम कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हमें कोई आश्वासन और ऐसी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर के 2 खतों को मजबूरन यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां सड़कों में गड्ढों को लेकर व्यापार मंडल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। नैनीताल रोड में गड्ढों पर पौधा लगाकर व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापार मंडल ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द ही शहर की सड़कों में गड्ढे नहीं भरे गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और अफसरशाही बेलगाम है। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता। हल्द्वानी की सड़कें चाहे लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती हो, चाहे नगर निगम के अंतर्गत आती हो, लोगों की जाने जा रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पूरी सरकार और उनके अधिकारी सोए हुए हैं। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की नगर और जिला इकाई और युवा इकाई ने आज ये विरोध प्रदर्शन किया। ये शुरुआत है। अगर लोगों की जान से खिलवाड़ सरकार, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम ने बंद नहीं किया तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। भाजपा शासन में जो पूरा उत्तराखंड हल्द्वानी सहित पूरा गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र ये रोडों को नहीं बनाया गया तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा और इस भाजपा सरकार को व्यापारियों की ताकत का एहसास कराएगा। जो एक शिक्षक की मृत्यु हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। और हम कहें कि उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। वो अपने परिवार का इकलौता चिराग था। और आप देख रहे होंगे सड़कों की हालत इतनी बुरी है इस समय शहर के अंदर। परसों ही हमारे एक शिक्षक साथी जो हमारे परिचित थे, उनका सड़क के गड्ढे के
कारण जो है मृत्यु हो गई, घर का इकलौता चिराग। और उसके साथ साथ पिछले अगर महीने की बात करें तो जानकी देवी की भी गड्ढे में गिर के मौत हो गई थी। आए दिन ऐसी घटनाएं हमको दिन प्रतिदिन सुनने को मिलती है। आज हमारे अंदर ये भय प्राप्त हो गया है, भय व्याप्त हो गया कि कैसे हमारे बीवी बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग घर से जाते हैं। आज माँ बाप को ये चिंता हो गई कि हमारा बच्चा शाम को सकुशल घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। कि शहर के हर व्यक्ति के, हर नागरिक की 3 समस्या मेन होती है: बिजली, सड़क और पानी। इसी क्रम में हमने 2 दिन पहले विद्युत डिपार्टमेंट को घेरा था और अभी हम 10 मिनट पहले PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक चौधरी को घेर कर आ रहे हैं। हम सैकड़ों की संख्या में लोग थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी जल्दी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। अगर इन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया तो मैं शहर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हल्द्वानी शहर एक इतने बड़ा आंदोलन जो चले जाएगा। खबर नैनीताल से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा नैनीताल के BD पांडे जिला अस्पताल में अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही अपना घर खाली करना शुरू कर दिया है, तो कई अतिक्रमणकारी अपना अतिक्रमण खुद ही हटा रहे हैं। जिला अस्पताल की सरकारी जमीन पर बसे लोगों ने अपना सामान हटाया और घर खाली करने के दौरान कई लोग भावुक भी हो गए। अतिक्रमणकारी जमीन को खुद का बता रहे थे और जमीन की रजिस्ट्री खुद के नाम होने का दावा कर रहे थे। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे नकार दिया। वहीं अब प्रशासन पहले चरण में इन लोगों को घर खाली करने में मदद कर रहा है, जिसके बाद 16 से बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा है। जो भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई करी जा रही है उचित की जाए, जिसमें मतलब हर एक पे ही ध्यान दिया जाए। जो सही हैं, जो खाली करने हैं वो तो है ही हैं। हम तो एक अपील और भी लगाई थी कि हम जब भी कोई निर्माण कार्य होगा इसमें प्रेशर द्वारा तो हम रिक्त कर देंगे, उसमें भी हमारे कोई गौर नहीं की गई है। देखिए, बलपूर्वक हम लोग जो हटाएंगे, अगर 15 तारीख की रात तक अगर कोई व्यक्ति अपना इन्फोर्समेंट खुद नहीं हटाएगा तो 16 तारीख की प्रातः से फिर हम लोग खुद ही इसको हटाना शुरू करेंगे और फिर इसमें जो भी जितना भी हमने मार्किंग की है उसके हिसाब से उसको हम लोग खुद ही हटाएंगे और उसका जो फिर वसूली होगी, पैसों की वसूली भी उनसे वसूल की जाएगी। खबर हल्द्वानी से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। राजेंद्र चौधरी ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को काम न करने वाली सरकार बताया। उन्होंने यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन सरकार को पूरी तरह फेल करार देते हुए कहा कि इस सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार और अग्निवीर भर्ती जैसी योजना लाकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रही है और उत्तराखंड में नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा में सपा का मजबूत जनाधार है। लिहाजा पार्टी इन दोनों लोकसभा सीटों को बेहद मजबूती से लड़ने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर जल्द ही रणनीति तैयार की जाएगी। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि भाजपा न उत्तर प्रदेश में जनहित के काम में कामयाब हो सकी है, न उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी ने शासन में आने के बाद कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे लोगों का सम्मान, सुरक्षा और उनके जीवन यापन की गारंटी हो सके। भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीतियां हैं वो घोर जनविरोधी हैं। ना लोगों को रोजगार मिलता है, ना किसानों के साथ न्याय होता है, ना उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलता है, ना विकास की योजनाएं लागू हो पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो सब एजेंडा है जो जनहित में नहीं है। हल्द्वानी में प्राधिकरण और रेरा के खिलाफ बीते 1 माह से प्रदर्शन कर रहे प्रॉपर्टी डीलर और किसानों ने बुद्ध पार्क में एकत्र होकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। साथ ही धरने के पहले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन अधिकारियों को सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं डेंगू का प्रकोप नहीं दिख रहा है, लेकिन किसानों के शोषण के लिए तैयार रेरा एक्ट के नाम पर अपना व्यक्तिगत फायदा लेने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। जिलाधिकारी और सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे प्रॉपर्टी डीलर व किसानों ने कहा कि अब यह लड़ाई लंबी चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस एक्ट को लागू नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये तो एक अनिश्चितकालीन हमारे अर्धकालिक फिलहाल धरने की शुरुआत है। 10 से हम 3 बजे तक अपना धरना देंगे यहीं पर।
और इसका पहला दिन है और हम 1 महीने से आंदोलन को चलाते आ रहे हैं। मेरा एक निवेदन है हमारे प्रशासनिक अफसर से, जिन लोगों ने सालों से यहाँ पर प्राधिकरण लगाया है वो अपनी गिरबान पर झाँक करके देख लेंगे जहाँ पर आपने प्राधिकरण लगाया है वहाँ आपने ऐसा क्या कर दिया। आपके पड़े हुए गड्ढों से लोगों की मौत हो रही है, आपके नगर निगम डेंगू की रोकथाम नहीं कर पा रहा, उसमें लोगों की मौत हो जा रही है। तो आप पहले अपनी गिरबान में खुद झांक लीजिए कि आपका प्राधिकरण जनता के हितों की कितनी रक्षा करता है। फिर आप ये जो रेरा और इसमें पूरा जीवन जो आपका इसी में कट गया कि किस तरह रेरा और ज़मीन की बात कर लें और प्रेरा और ज़मीन की बात करने के बजाय आपके दिमाग में और कुछ नहीं आता। चलो वो गए हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, पर वो बात किसान की करें। अगर वो किसान के लिए गए हैं तो किसान की बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए आप हम जी ये 6 महीने का समय बढ़ा दो, ये क्या मतलब होता है। किसान जिंदगी भर जीवन आजीवन यहाँ पर है। आज अगर सरकार 5-6 महीने बढ़ा देती है, हमारे किसानों को फंसाने का जुगाड़, फिर एफिडेविट लिए जाएंगे, वो किसानों को जेल भेजने का प्रयास किया जाएगा। आप हमें माया जाल में मत फंसाइए, हम माया जाल में उलझने वाले नहीं हैं। जिस तरह आपने पहले 2017 से रेरा कानून आपने लागू कर दिया और 2023 में आपकी नींद खुल गई। देखिए, सबसे पहले हमारी जो प्रमुख मांगे सरकार से और प्रशासन से रही है कि जो हमारे काश्तकार के ऊपर जो उनको विश्वास में ना लेके जो रेरा के जो नियम जो सख्ती से लागू कर दिए गए हैं, उससे किसान जो वर्ग है बड़ा परेशान है। क्योंकि किसान की जो आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता हो, तभी वो ज़मीन बेचता है, चाहे वो अपनी लड़की के शादी के विवाह के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बेचता है। पर हमें बार बार आश्वासन दिया गया कि हम इसमें वार्तालाप कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सकारात्मक वार्तालाप प्रशासन या सरकार के द्वारा अभी किसान संघर्ष समिति को मतलब अभी तक हमें उससे हम आश्वस्त तो नहीं हुए कि उन्होंने क्या अभी डिसीजन लिया है। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबके सब किसान हैं, और जो इनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है, जो अधिकारी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर, वो अधिकारी स्वयं में भ्रष्ट है। आप मुझे बता दीजिए किस अधिकारी की नैनीताल जिले में ज़मीन नहीं है। नैनीताल जिले में जितने अधिकारी हैं उन्होंने क्या उत्तराखंड में ज़मीनें नहीं खरीदी है? क्या जो अधिकारी उत्तराखंड आए हैं, जो अधिकारी पूरे उत्तराखंड में कोई भी अधिकारी बता दीजिए जिसकी उत्तराखंड के अंदर जमीन नहीं है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर काशीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के खनन माफियाओं का बोलबाला अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले और वन विभाग की जमीन को खुद ब खुद करने वाले माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने अब मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड की सरहदों में घुसकर अपने अवैध कारोबार को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया और टीमों द्वारा लगातार अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत वन विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं के 2 वाहनों को सीज किया है, जिस पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा अभियान जारी है और लगातार ऐसे माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। तराई पश्चिमी वन प्रभाग है, यहाँ इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अवैध खनन, अवैध कटान और ये इन्फोर्समेंट है। और इस बीच में हमारे द्वारा लगातार हमारी टीम के द्वारा सब लोगों के सहयोग से अवैध खनन के ऊपर बहुत बड़ी कई सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें कई जो ऐसे वाहनों को जब्त किया गया कि जो कि अवैध खनन में बहुत लंबे समय से लिप्त थे और बार बार कब्जे से बच जाते थे, तो उन पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट पर लगातार प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण जितना भी है सभी को चिन्हित कर लिया गया है और उनको धीरे धीरे करके सबको हटाने की कार्रवाई चल रही है। उसमें कुछ बड़े अतिक्रमण हमारे द्वारा हटा भी दिए गए, कुछ और जो है अभी रडार पर है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में डेंगू ड्राइव अभियान के तहत लक्सर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने नगर पालिका की टीम के साथ लोगों को घर घर जाकर अवेयर करने के साथ जिन लोगों के यहां डेंगू का लार्वा पाया गया उनके चालान भी काटे। साथ ही नगर के कई मोहल्लों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों के सैंपल लिए। आपको बता दें कि लक्सर नगर पालिका क्षेत्र में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। बाढ़ आने के बाद से ही लक्सर और देहात क्षेत्रों में गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। अकेले लक्सर क्षेत्र में अब तक 50 से अधिक सैंपल लेने के साथ 30 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है।
डेंगू एक महामारी का रूप ले रही है, तो इसको दृष्टिगत मतलब आपको सख्त निर्देश है कि हर घर को जो है जागरूक करना है। तो हम ड्राइव अगेंस्ट डेंगू चलाई जा रही है, हर वार्ड में हम लोग जा रहे हैं। और देखिए, जब तक थोड़ा सा पनिशमेंट ना हो तब तक लोग मानते नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ा कि भाई नगर पालिका के माध्यम से हम चालान भी कर रहे हैं। आज हमने 5-6 लोगों को चिन्हित किया है जिनके घर में लार्वा पाया गया है, तो उनको नगर पालिका के माध्यम से चालानी कार्रवाई की जाएगी। और सीएमओ सर के निर्देशानुसार जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी सर अभी पूरा उत्तराखंड देख रहे हैं, जहां हमारे हरिद्वार और देहरादून और रुड़की में जो हमारे केसेस आ रहे हैं, तो ये केस ना बढ़े और लोगों में अवेयरनेस कैंपेन हर दिन अधिकारियों के द्वारा, नगर पालिका, नगर निगम, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर घर में जाकर के उनको अवेयर करना। जिन रोगियों को बुखार आ रहे हैं उनके घरों में सैंपलिंग करानी है और उनको समझाना कि आप कहीं भी घबराएं मत, पैनिक मत बने। और जरा डेंगू का नाम सुनते ही अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने की जरूरत नहीं है। घर में केवल पैरासीटामोल की दवाई लें और ORS जितना भी हो लिक्विड तरल पदार्थ लें और केवल भर्ती हों जब विशेष विकट परिस्थिति आ जाए या 50,000 से कम आ जाए प्लेटलेट, तब होने की उसको जरूरत पड़ती है, अदरवाइज। खबर नैनीताल से है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जनपद के मुजफ्फरनगर मौजा वन ग्राम में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर सैनी की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि वन विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर मौजा गांव में 68 लोगों के परिवार को 55 हेक्टेयर वन भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस भूमि पर पट्टेधारकों की ओर से पिछले कुछ सालों से अवैध खनन किया जा रहा है, जबकि उनके द्वारा अदालत में इससे संबंधित फोटोग्राफ भी पेश किए गए हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि जब यह भूमि उनको कृषि कार्य हेतु दी गई थी तो कैसे इस पर अवैध खनन हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए, इस पर सम्मिलित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। धर्मवीर सैनी नाम से सामाजिक कार्यकर्ता हरिद्वार के, उनकी तरफ से जनहित याचिका लगाई गई। उनका कहना था कि मुजफ्फरपुर मौजा तहसील लक्सर में करीब 55 हेक्टेयर ज़मीन है, 55 हेक्टेयर जो करीब 600 बीघे के ऊपर होती है, तो वो फॉरेस्ट की ज़मीन है नदी किनारे की, जिसको करीब 59 लोगों को खेती के लिए पट्टे पे दी गई है सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। जबकि जो फोटोग्राफ्स फाइल में लगाए गए हैं उनसे ये साबित हो रहा है कि उस 55 हेक्टेयर ज़मीन में कहीं भी खेती नहीं है, उसके बदले वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे खनन है, बड़े बड़े झीलों के बराबर क्रेटर गड्ढे बने हुए हैं। तो ये जनहित याचिका लगाई गई कि इसका गलत दुरुपयोग किया जा रहा है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा खनन अवैध कहीं हो रहा है तो यहीं हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे एक मुश्त। इस पर अदालत ने आज माननीय चीफ जस्टिस साहब की बेंच में आज बहस हुई थी इसमें, तो उसमें उन्होंने बड़ा गंभीरता से संज्ञान लिया इस पर और जिलाधिकारी हरिद्वार को पर्सनली अपना एफिडेविट फाइल करने को कहा है पूरी डिटेल के साथ। खबर मसूरी से है, जहां हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की 76वीं पुण्यतिथि पर चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान द्वारा माल रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान के सचिव सूरवीर सिंह भंडारी ने कहा कि चंद्र कुंवर भारतवाल ने अपने जीवन काल में हिंदी की 700 कविताएं लिखी है और उनकी सारी कविताएं पहाड़ पर लिखी गई हैं। उन्हें पहाड़ का कालिदास भी कहा जाता है। आज हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की 76वीं पुण्यतिथि है और ये पहाड़ के कालिदास हैं और पश्चिम के कीट्स हैं और शैली हैं और जो हिमालय का जो नैसर्गिक सौंदर्य है इनकी कविताओं में झलकता है। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल ने करीब 700 कविताएं लिखी हैं जो पूरे पहाड़ पर हैं और इसीलिए इनको पहाड़ का अप्रितम कवि भी माना जाता है। सुकुमार कवि भी कहते हैं, कापर पाको कवि भी चंद्र कुंवर बर्तवाल को कहते हैं। और हम चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान के लोग, जिसमें तमाम सारे लोग पुराने लोग 1991 से। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।